जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। और आज हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच अपनी सर्वोच्चता के लिए लड़े गए युद्ध। इन युद्धों को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से भी जानते हैं। अब कर्नाटक युद्ध हम किस लिए बोल रहे हैं? कर्नाटक जो था भारत में जो कोरोमंडल तट है उसका जो क्षेत्र था उसको हम कर्नाटक कहते हैं, जो कि हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत है। अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। सबसे पहले हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 1748 तक लड़ा गया। इस कर्नाटक युद्ध का जो रीजन था वो था ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार, यानी जो ऑस्ट्रिया का सम्राट था उसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बने वो उनको सपोर्ट करने वाला बने, और फ्रांसीसी चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बने वो उनको समर्थन करने वाला बने। जिस कारण से भारत में जो युद्ध सबसे पहले शुरुआत 1746 में जो बार्नेट है उसके नेतृत्व में एक अंग्रेजी जलबेड़ा क्या करता है कि जो फ्रांसीसी जलपोतों को अपने कब्जे में कर लेता है। अब डुप्ले को इस बात की भनक थी कि युद्ध की आशंका है, क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वह डुप्ले फ्रांसीसियों से अतिरिक्त सेना की मदद मांगता है। तो मॉरिशस से अतिरिक्त सेना डुप्ले के पास आ रही होती है, तब तक वह सेना नहीं पहुंचती, जिस कारण से अंग्रेज डुप्ले चाहता है कि वह अंग्रेज़ों से अभी युद्ध ना करे। तो वह क्या करता है कि कर्नाटक के नवाब के पास इस बात की शिकायत को लेके जाता है कि बार्नेट ने उसके जलपोतों पर अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन जो कर्नाटक का नवाब है उस पर अंग्रेज़ों का प्रभाव ज़्यादा था, जिस कारण से वह उसकी बात को नहीं सुनता। तब तक भारत में मॉरिशस से जो अतिरिक्त सेना डुप्ले के सपोर्ट के लिए आई थी वो आ जाती है। तो डुप्ले उस सेना के साथ मिलके, उससे पहले डुप्ले क्या करता है कि कर्नाटक के नवाब के पास जाता है, उससे बोलता है कि अभी हम मद्रास पर अपना कब्जा करेंगे और उसको जीत के तुमको दे देंगे, तुम बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। जिस कारण आसानी से डुप्ले जो मद्रास में अंग्रेजी बस्ती थी उस पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन वह उस कब्जे के बाद उस बस्ती को यानी मद्रास को नवाब को नहीं देता है, जिस कारण से एक युद्ध होता है सेंट थॉमे का युद्ध, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध था, उसको हम सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं। तो सेंट थॉमे का जो युद्ध था वो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। कर्नाटक का नवाब उस समय था अनवरुद्दीन, और जो कर्नाटक के नवाब की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था महफूज खान, और फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज। अब इस युद्ध को फ्रांसीसी जीत जाते हैं। उधर यूरोप में चल रहा उत्तराधिकार का युद्ध 1748 में एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हो जाता है। अब यह युद्ध वहाँ पे संधि होती है, युद्ध भारत में भी समाप्त हो जाता है। भारत में क्या करते हैं, जो इन्होंने मद्रास डुप्ले ने जीता था उसको अंग्रेज को वापस कर देते हैं, और उधर फ्रांस में फ्रांसीसियों को जो उत्तरी अमेरिका में उनके हिस्सा थे जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था वो वापस मिल जाते हैं। यहीं हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, और इस जो समाप्ति हुई इसकी एक्स ला सापेल की संधि से 1748 में इसकी युद्ध की समाप्ति हुई। अब हमारा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो 1749 से 1754 तक चला, और इस युद्ध का जो रीजन था वो था कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी हस्तक्षेप करते हैं। तो हैदराबाद का जो था निजाम आसफ जहाँ जिया उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है। अब उसके मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग, और तीसरा था इनका सलामत जंग, यानी नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलामत जंग। इसमें सलामत जंग थोड़ा शांत हैं, जो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष या विवाद है। अब दूसरी तरफ कर्नाटक का जो नवाब है दोस्तली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कर्नाटक में ये जो दोस्तली का पुत्र अनवरुद्दीन और इनका दामाद चंदा साहब, इनके बीच में आपसी संघर्ष है कर्नाटक की गद्दी को लेकर। अब ये दोनों चीज़ों को हस्तक्षेप करती हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो डुप्ले ने अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ा था, तो इस कारण अनवरुद्दीन के समर्थन में डुप्ले नहीं है। अब इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। जो नासिर जंग है
ये नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इनका समर्थन ब्रिटिश कर रहे होते हैं, ये ब्रिटिश। और जो मुजफ्फर जंग है और इधर जो उनका दामाद चंदा साहब, इनका समर्थन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर रहा होता है। अब होता क्या है कि अभी मैं बताया था आपको कि सलामत जंग नासिर जंग का भाई है, वह भी हैदराबाद की दावेदारी पर था, लेकिन वह इस लड़ाई में नहीं है, इस विरोध में नहीं है। विरोध लड़ाई है सिर्फ नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में है। तो 1749 में एक युद्ध था, अंबूर का युद्ध। हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। अंबूर का जो युद्ध होता है उससे पहले डुप्ले जो सपोर्ट में है मुजफ्फर जंग के और चंदा साहब के। डुप्ले क्या बोलता है कि मुजफ्फर जंग से डुप्ले बोलता है, एक सेकंड, डुप्ले मुजफ्फर जंग को बोलता है कि पहले हम कर्नाटक पर युद्ध, कर्नाटक का जो चंदा साहब है उनसे, उनके साथ सपोर्ट करके अनवरुद्दीन को बनाएंगे, उसके बाद में तुमको हैदराबाद का निज़ाम बनाया जाएगा। तो जो युद्ध होता है 1749 में अंबूर का युद्ध, वो अनवरुद्दीन वर्सेस डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब, अब ये तीनों मिलकर अनवरुद्दीन को मार देते हैं। यानी अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र है मोहम्मद अली, वो भागकर तिरुचनापल्ली में शरण ले लेता है। अब ये युद्ध को तिरगुट जीत गया है। तिरगुट में डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब हैं। तो डुप्ले क्या करते हैं, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। इसके बाद 1750 में यही तिरगुट नासिर जंग के खिलाफ, तिरगुट में मैं बताया था आपको डुप्ले है, मुजफ्फर जंग है और चंदा साहब है। अब इन्होंने, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को वादा किया था कि इसको चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के बाद तुमको हैदराबाद का निज़ाम बनाया जाएगा। तो मुजफ्फर जंग के साथ चंदा साहब और फ्रांसीसी तीनों मिलके नासिर जंग के खिलाफ युद्ध छोड़ देते हैं। अब नासिर जंग को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे होते हैं अंग्रेज, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से वो अंग्रेज साथ में नहीं है। अब इनमें तिरगुट का पल्ला भारी है, जिस कारण से नासिर जंग की जो सेना है वो विद्रोह कर देती है और नासिर जंग को मार देती है। यानी ये युद्ध भी तिरगुट जीत जाता है और यहाँ का जो सेनापति है वो मुजफ्फर जंग को बना दिया जाता है। यहाँ से डुप्ले आ जाते हैं। डुप्ले क्या करते हैं, बुस्सी नाम का एक फ्रांसीसी था, उसको वहाँ छोड़ कर आ जाते हैं और बोलते हैं कि जीतने के बाद जो तुमको वहाँ से मिले, क्योंकि जब इन्होंने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया तो चंदा साहब ने इनको बहुत सारा डुप्ले को उपहार दिया, व्यापार में थोड़ी आज़ादी दी। तो इसीलिए इसी कारण बस ये बुस्सी को यहाँ छोड़ के आते हैं हैदराबाद में, बोलते हैं यहाँ से अपना जो उपहार या जो कुछ मिले, कंपनी का जो मुनाफा हो उसको ले। तो मुजफ्फर जंग वहाँ थोड़ा आपसी संघर्ष होता है कुरनूल के नवाब से। अब कुरनूल का जो नवाब है उसके सिर पर मुजफ्फर जंग की भाला मार देता है, जिस कारण से मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। तो हैदराबाद में नासिर जंग की मृत्यु युद्ध में हो गई। इसके बाद मुजफ्फर जंग को कुरनूल के नवाब ने मार दिया। अब बचते हैं तीसरे अपना कौन, सलामत जंग। तो बुस्सी का करता है सलामत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना देता है। यानी अब हैदराबाद का निज़ाम सलामत जंग है और कर्नाटक का नवाब चंदा साहब। अब अंग्रेज ये सब देख रहे हैं, अंग्रेज़ों को लग रहा है किस तरीके से फ्रांसीसी अपना विस्तार कर रहे हैं, जीत पे जीत होती जा रही है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, तिरुचनापल्ली जो जहाँ पे वो अपना घेराव करना शुरू करते हैं। तिरुचनापल्ली में अब चंदा साहब को क्या है, बताया जाता है कि अभी आपको यहाँ के जो लोग हैं अच्छी तरह से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो तुम एक काम करो, जो तिरुचनापल्ली में अनवरुद्दीन का जो बेटा है मोहम्मद अली जो छुपा हुआ है उसको मार दो, जिस कारण आपके आगे कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। तो चंदा साहब वहाँ से तिरुचनापल्ली आते हैं किसको, मोहम्मद अली को मारने के लिए। अब मोहम्मद अली को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो तिरुचनापल्ली में, इसको हम तिरुचनापल्ली का घेराव भी कहते हैं। यानी उस समय अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स मोहम्मद अली को थोड़ी सपोर्ट करता है और चंदा साहब वहाँ मोहम्मद अली को मारने आते हैं। तो दोनों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी बीच सैंडर्स के पास रॉबर्ट क्लाइव एक सामान्य सा किलर, यहाँ उसकी सूझबूझ को देखा जाता है, यहीं से ये आगे चल के गवर्नर तक बनता है। ये क्या कहता है कि सैंडर्स को एक सलाह देता है कि अभी चंदा साहब तो यहाँ तिरुचनापल्ली में बिजी है, क्यों ना हम अर्काट, यानी अर्काट जो थी वो कर्नाटक की राजधानी थी, वहाँ जाके घेराव कर दें। तो ये सब जो सजेशन उसने सैंडर्स को दिया, सैंडर्स को ये सजेशन अच्छा लगता है। तो वो सैंडर्स क्या बोलता है
क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना को आर्काट पर भेज देता है। इधर त्रिचनापल्ली में चंदा साहब बिजी हैं, उधर कर्नाटक में क्लाइव के नेतृत्व में सेना पहुंच जाती है। अब यह बात चंदा साहब को पता चलती है, तो चंदा साहब क्या करते हैं, अपने पुत्र राजा साहब को वहाँ भेज देते हैं। और राजा साहब और क्लाइव, इनके बीच में संघर्ष काफ़ी चल रहा होता है। इधर क्लाइव का पल्ला थोड़ा भारी है, क्लाइव और सेना की डिमांड कर देता है। उधर चंदा साहब को देखते हुए, हार को देखते हुए, चंदा साहब राजा साहब की सपोर्ट में बाद में वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर क्लाइव के पास और सेना आ जाती है, तो आसानी से इनको हरा देते हैं। अब चंदा साहब वहाँ से भागने चाहते हैं, लेकिन उनको पकड़ के मार दिया जाता है। यानी जो उसकी क्लाइव की सूझबूझ है यहाँ सक्सेस कामयाब होती हुई दिखाई दे रही होती है। तो अब वो चंदा साहब को मारने के बाद जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, वो वहाँ को कर्नाटक का उसको नवाब बना देते हैं। अब 1754 के आसपास की बात है। टूपले धुआंधार लड़ाई जा रहा है अंग्रेजों से। अब व्यापार कहाँ करेगा, तो इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। अब डुप्ले की वापसी होती है और नया गवर्नर गोदेहू को वहाँ से बता के भेजते हैं कि जाओ भारत में शांति करो, यानी युद्ध मत लड़ो, व्यापार पे अपना कंसंट्रेट ज़्यादा करो। तो गोदेहू डुप्ले की जगह भारत में आता है, वो अंग्रेजी अधिकारियों से मिलता है और उनसे मुलाकात करके शांति की गुजारिश करता है। 1754 में युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी गोदेहू के आने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। उस समय 1755 में एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। अब यहाँ तक अंग्रेजों का पल्ला भारी हो गया है, तो क्या करते हैं कि ये आपस में जो संधि करते हैं, आपस में एक समझौता करते हैं कि हम अब भारत की राजनीति में कोई दोनों आपसी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। अभी यहाँ किसी कौन दमदार है, क्या है, संघर्ष का पता नहीं चल रहा है, लेकिन मन में लिए बैठे हैं। इसके कुछ समय पश्चात ही 1756 में तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का रीजन भारतीय रीजन नहीं था, ये विदेशी यानी यूरोपीय रीजन था। यूरोप में क्या है, ऑस्ट्रेलिया और पिरसा एक जर्मनी का ऐतिहासिक क्षेत्र है, उनके बीच में युद्ध होता है। तो ये वहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन रहता है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। तो ऑस्ट्रिया का जो समर्थन करते हैं वो फ्रांसीसी करते हैं और पिरसा का ब्रिटेन, जिस कारण से भारत में भी थोड़ी बहुत कसक पिछले युद्धों में रह गई थी। तो भारत में भी अब वहाँ से क्या करते हैं, फ्रांसीसी एक काउंट दिलाली को भेजते हैं कि जाओ तुम अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से, भारत से, वहाँ तुम वहाँ जीतो, या इधर हम देख रहे हैं। तो काउंट दिलाली फ्रांसीसी नया गवर्नर भारत में आता है। आते वो सबसे पहले क्या करता है, मद्रास जो एक जगह है, मद्रास पे कब्जा करता है। मद्रास पे कब्जा करने को कामयाब नहीं हो पाता, तो जिस कारण से उनका जो 1760 में एक पांडीवास का युद्ध होता है। ये युद्ध आमने सामने है और निर्णायक युद्ध, यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सर आयरकुट कर रहे हैं और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहे हैं काउंट दिलाली। सर आयरकुट काउंट दिलाली को पूरी तरह से हरा देते हैं। और जो 1761 में जो उनकी बस्ती थी पांडिचेरी सहित और भी बस्ती थी इनकी, उन पे अपना कब्जा कर लेते हैं। करिकल में, माहे में, इन सब पे अब अंग्रेजों का कब्जा है। बुरी तरह से फ्रांसीसियों की हार हो चुकी है। तो 1763 में एक संधि होती है पेरिस में, पेरिस की संधि, जिसमें अब इनको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं भाई फ्रांसीसियों को। अब बुरी तरह से हार गए फ्रांसीसी। इससे पहले ये क्या है, एक प्रेस, ये अंग्रेज जो हैं एक युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने एक भारत में, बंगाल में एक युद्ध लड़ा था, जो प्लासी का युद्ध था 1757 में। तो बंगाल में क्या था, इनका एक किला था चंद्रनगर का किला। तो अंग्रेज इस संधि के बाद बोलते हैं कि फ्रांसीसी कि आपको चंद्रनगर का किला नहीं मिलेगा, बाकी जो पांडिचेरी, माहे, करिकल के किला दिए जाएंगे, लेकिन आपको अब सेना रखने की अनुमति नहीं है। इस कारण से तृतीय युद्ध समाप्त हो जाता है, अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है और यहाँ से पता चलता है अंग्रेज भारत में सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब यानी अंग्रेजों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। आगे यहाँ से अंग्रेजों का अपना भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप और भारत में व्यापार से कैसे भारत को गुलाम बनाया, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यानी अंग्रेजियों का एक अधिकार सा भारत में हो जाता है। अब जो ये बस्ती जो थी इनके पास थी पांडिचेरी वगैरह, फ्रांसीसी इन बस्तियों को एक थोड़ी सामान्य जानकारी है कि जो भारत की आज़ादी ना उसके बाद इन बस्तियों को छोड़ते हैं। अब ये तीनों युद्ध बड़ा कन्फ्यूज करता है। कभी इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एक मैं चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के माध्यम से जैसे संधि कौन सी कब हुई, युद्ध कब से कब तक चला, इसका रीजन क्या था, ये सब होगा। तो उस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे
जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो सेंट थोमे युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ये युद्ध था, ये 1740 से 1748 तक चला, और जो इसका रीजन था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, जो हमने वीडियो में पीछे बताया था। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई 1748 में ए ला सापल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। अब जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो उसको हम अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। यह 1749 से 1754 तक चला, और इस युद्ध का जो रीजन था वो कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार था, और इस युद्ध की समाप्ति 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुई। तीसरा कर्नाटक युद्ध था जिसको हम बांडीवास का युद्ध कहते हैं, यही निर्णायक युद्ध था। ये 1756 से 1763 तक चला। इसको हम सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, और इसका रीजन भी सप्तवर्षीय युद्ध था। जो प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध था 7 साल तक चला था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। इसकी समाप्ति हुई पेरिस की संधि, यानी 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। आज हमारा जो कर्नाटक वार है यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।